नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में भारतेंदु जी को। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवित नहीं हैं, फिर भी अपनी जीवंतता का प्रमाण बहुत ही विस्तार से दे चुके होते हैं, अर्थात चिरंजीवी भवा जिसके लिए कहा जाता है वह इनके लिए सार्थक है। इन्होंने अल्प आयु में ही अपना विस्तार इतना अधिक कर लिया है कि आज भी और आगे कई युगों युगों तक ये ऐसे ही जीवित रहने वाले हैं। तो इनके महान व्यक्तित्व को आज हम देखेंगे, तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल में। देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, समय चल रहा था 1850 का। काल जो था 1850, दिन 9 सितंबर 1850 को बनारस के समृद्ध परिवार में एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। किसके यहाँ? गोपाल चंद के यहाँ। गोपाल चंद के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वह रखते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चूंकि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, इनके बारे में आज हम आप लोगों को बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, और जिसको नोट्स बनाने हैं वह नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद, जो एक महान विद्वान थे। कहा जाता है कि भारतेंदु को लेखन का जो कार्य है, लेखन की जो प्रेरणा है, वह अपने पिता श्री गोपाल चंद गिरधर दास से ही प्राप्त हुई थी। अब 5 वर्ष की अल्प आयु में ही कहा जाता है कि जब भारतेंदु जी 5 वर्ष की अल्प आयु में थे, उसी वक्त इन्होंने अपने पिता को एक दोहा लिखकर बताया, और उस दोहे को देखकर इनके पिता ने इन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया था, और वह सार्थक रूप में आप लोगों के सामने अभी भी है। वह दोहा कौन सा था? वह दोहा था, ले व्योड़ा। अभी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आगे आप लोगों को लिख के बता दूंगी। ले व्योड़ा आगे भय श्री अनिरुद्ध भगवान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ऐसा इनके द्वारा लिखा गया। जो प्रथम बार इन्होंने दोहा लिखा था वह दोहा है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यदि कभी प्रश्न आ गया तो आप बता पाएंगे। अब हम इतने विस्तार से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, क्योंकि यदि आप लोग इतनी डीपली तैयारी करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके यहाँ से नहीं छूट पाएगा। देखिए, आगे देखते हैं। इनके जो पिता थे गोपाल चंद, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था, नहुस। कौन सा नाटक था? नहुस। नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। किसके द्वारा? भारतेंदु जी ने नहुस नाटक, जो कि उनके पिता गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था, उसको ही हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो ये भी यहाँ पर हमें प्रश्न देखने को मिल जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसने माना है? भारतेंदु जी ने। अब हम भारतेंदु जी के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि 5 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने अपने पिता को एक दोहा लिखकर सुनाया था। उससे प्रभावित होकर गोपाल चंद ने उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दे दिया था। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखते हैं, भारतेंदु जी बचपन से ही बहुत ही कठिन परिश्रमों से गुजरे हैं। 5 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। माता का साया इनके सिर से हट जाता है, और ईश्वर को इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि कुछ ही समय बाद जब इनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जब ये भारतेंदु जी लगभग 9 वर्ष के थे, तब इनके सिर से, भारतेंदु जी के सिर से पिता का साया भी उठ जाता है। और इसी दुख के कारण, गहन परिश्रम के कारण, वह कम उम्र में ही अधिक परिपक्व बन जाते हैं। तो परिस्थितियां उनको परिपक्व बना देती हैं, और छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। लगभग 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। शादी होती है। इनकी पत्नी का नाम है मन्नी देवी। कहीं कहीं आप लोगों ने मन्नो देवी भी पढ़ा होगा, और कहीं मन्नी देवी, तो आप लोग याद रखिएगा। बचपन से ही प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे।
चूंकि बचपन से ही भारतेंदु जो हैं वो बहुत ही प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। बस स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने स्वयं के अध्ययन के बल पे ही बहुत सी भाषाएं सीख रखी थी। कौन कौन सी? संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का इनको बहुत अच्छे से ज्ञान था और ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है, तो आप लोग ब्रज भाषा भी यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्योंकि ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो भारतेंदु मतलब इतनी कम उम्र की आयु में इतनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। आगे देखते हैं। इनके साहित्यिक गुरु यदि कहा जाए तो साहित्यिक गुरु इनके शिव प्रसाद सितारे हिंद को ये मानते थे, क्योंकि उस समय शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा जो बनारस अखबार संपादित किया जा रहा था काशी से, उस बनारस अखबार से ये बहुत ही प्रभावित थे और हिंदी में इनकी अधिक रुचि देखने, भारतेंदु जी की हिंदी में अधिक रुचि थी। और आपने देखा होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यदि आप लोग हिंदी साहित्य के लेखक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपने देखा होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद का गद्य साहित्य में बहुत अधिक योगदान रहा है। तो इस प्रकार से इनको भारतेंदु जी का साहित्य गुरु माना जाता था। किसको? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। अब देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर साफ कर देते हैं। भारतेंदु जी के शादी हो गई थी, इसके बाद उनको 2 पुत्र रत्न और 1 पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। आप लोगों ने कहीं देखा न पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली यहाँ पर समझा दूं। भारतेंदु जी के मार्कर भी अभी साथ नहीं दे रहा बिल्कुल। 2 पुत्र थे, सुन लीजिए आप लोग। भारतेंदु जी के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री, किंतु दुर्भाग्य के कारण उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और उनकी जीवित संतान के रूप में 1 पुत्री ही रह जाती है, इकलौती। उस पुत्री का नाम था विद्यावती। आप लोग चाहें तो नोट कर लें। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि उनकी प्रतिभा, उनकी जो प्रतिभा है किस प्रकार से हमारे सामने आती है। देखिए, जब शीतला प्रसाद त्रिपाठी एक समय, जब भारतेंदु जी की उम्र लगभग 18 वर्ष थी, भारतेंदु जी की उम्र लगभग 18 वर्ष थी, उस समय शीतला प्रसाद त्रिपाठी का एक नाटक निकला था जानकी मंगल। जानकी मंगल की भूमिका के लिए उसी समय अचानक से लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वहां पर लक्ष्मण की भूमिका निभाने के लिए कोई नहीं था। और भारतेंदु की प्रतिभा का पता इसलिए चलता है क्योंकि उन्होंने इतनी अल्प आयु में ही वहां पर मंचन संभालते हुए मात्र आधा घंटे में लक्ष्मण का संपूर्ण संवाद याद करके और इस नाटक का मंचन संचालित करवाया था। यहाँ पर उनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का पता चलता है। वह बहुत अच्छे लेखक, नाटककार, नट, प्रतिभाशाली, बहुत कुछ इनके अंदर पाया जाता है। देखिए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल में मात्र 18 वर्ष की आयु में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसने? भारतेंदु जी ने। तो ये हिंदी का पहला नाटक है और पहला मंचन जिस नाटक का किया गया था वह है जिसमें भारतेंदु जी ने प्रथम बार मंचन किया था। किसका किरदार निभाया था? लक्ष्मण का। तो आप लोग याद रखिए अभी, क्योंकि वर्ग 1 के पेपर में ये प्रश्न अभी आया था। अभी जो 2023 में पेपर हुआ है वर्ग 1 का, उसमें आया था कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अपनी भूमिका निभाई थी। तो उसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए गए थे। चूंकि वह प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट था, इसलिए वहां पर ऑब्जेक्ट के लिए जो 3 दिए गए थे
वो तीनों सही थे और सिर्फ एक गलत था। तो 3 में इन्हें भूमिका निभाई थी। कौन में? एक तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के, देखिए जो त्रिपाठी जी का नाटक था उसमें निभाई थी इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका। इनके स्वयं द्वारा लिखित जो नाटक था नील देवी, किसके? भारतेंदु जी के द्वारा। इसमें निभाई थी इन्होंने पागल बाबा की भूमिका। पागल, ये प्रश्न बहुत जरूरी है, पागल बाबा की भूमिका। और तीसरा है हरिश्चंद्र, इनका नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें निभाई थी इन्होंने स्वयं हरिश्चंद्र की भूमिका। तो इस प्रकार यह प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि इस प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार होते हैं। तो आगे देखेंगे अब। हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगनीज 18 वर्ष की उम्र में ही 1868 में इनकी प्रतिभा इतनी महान थी कि 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, कौन सी? कवि वचन सुधा नामक समाचार पत्र का संपादन कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। पहले यह पत्र मासिक था, फिर यह चलते चलते लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई कि यह साप्ताहिक कर दिया गया था। इसी के बाद इन्होंने देखिए 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज, 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज और 1874 में बाला बोधनी, स्त्रियों और बालकों के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी। तो ये 3 पत्रिकाएं हमें इनकी प्रतिभा का ज्ञान करवाती हैं और किस प्रकार के ये व्यक्ति थे यह भी हमें पता चलता है। आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि एक एक जो मैंने यहाँ पर एक एक जो शब्द लिया है बहुत ही सजो कर रखा है। यहाँ पर देखिए, जब 1877 में हिंदी वर्धनी सभा के आमंत्रण पर, सन याद रखिएगा बहुत अच्छे से आप लोग, 1877 में हिंदी वर्धनी सभा के आमंत्रण पर किसको? भारतेंदु जी को प्रयाग बुलाया गया। भारतेंदु जी को प्रयाग कब बुलाया गया? 1877 में हिंदी संवर्धनी सभा के आमंत्रण पर ये प्रयाग गए थे। वहां पर जो सभा लगी थी उसमें हिंदी के ऊपर चर्चा हो रही थी। तब इन्होंने एक ही दिन में 58 दोहों को पद्य के रूप में प्रस्तुत करके सुनाया था। देखिए, हिंदी की जहां भी बात होती है तो आज भी भारतेंदु जी की जो मातृभाषा हिंदी के संबंध में लिखी गई पंक्तियां हैं वह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। उनको हमेशा हिंदी और मातृभाषा से संबंधित रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी के लिए बहुत विशेष योगदान दिया है। इन्होंने हिंदी के लिए जो पंक्तियां आज प्रयोग में लाई जाती हैं वह है, जैसे कि इन्होंने लिखा था, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कौशूल। ये इतनी अमूल्य निधि देने वाले जो हमारे युग के, जो भारतेंदु युग के स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था। देखिए, आप यदि साहित्य पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ लेखक कभी इतने महान हुए हैं कि उनके व्यक्तित्व को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारी आंखों के सामने उनकी एक छवि आ गई हो। और भारतेंदु जी से प्रभावित होकर अंबिका दत्त व्यास ने तो इनको कली काल का कन्हैया भी कहा था। आप लोग लिखते जाइए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे मैं नहीं लिख पाती, लेकिन क्लास के माध्यम से आप लोगों को बीच बीच में बताते जाती हूँ। तो देखिए, अंबिका दत्त व्यास ने भारतेंदु जी को कली काल का कन्हैया कहा था, क्योंकि वो कहते हैं उनके अनुसार कि इनका जो रंग रूप था, स्वभाव था, वाणी से तो मधुरता इनके अंदर थी ही, लेकिन जब इनके पदों को सुनकर लोग इनकी मधुरता को सुनकर इनके पास आते थे तो इनके ललाट, मस्तक को, मुख को और मुख पर घुंघराले बालों को, गोल गोल चेहरे को देखकर आकर्षित भी होते थे।
मतलब रूप में भी, साज सज्जा में भी ये कृष्ण से कम नहीं थे। ऐसा किसने कहा है? अंबिकादत्त व्यास ने। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, अंबिकादत्त व्यास ने उन्हें कलयुग का कन्हैया कहकर चित्रण किया है इनका। आगे देखेंगे। चूंकि इनके पिता ने तो इनका नाम रखा था हरिश्चंद्र, गिरधर दास गोपाल जो थे तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम हरिश्चंद्र रखा था, लेकिन इन्हें कई अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। वह उपनाम कौन कौन से हैं? देखिए, इन्हें लिख लीजिए आप लोग। उपनाम भारतेंदु जी के, इन्हें आधुनिक युग का, यहां पर भी मैंने लिखवा दिए हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का पितामह, भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है, और पुनर्जागरण का अग्रदूत, इन्हीं को पुनर्जागरण का अग्रदूत। और जब ये उर्दू में लिखते थे, इन्होंने जो गजलें वगैरह लिखी हैं, जब ये उर्दू में लिखते थे तो इनका उर्दू का उपनाम है रसा। रसा उपनाम से यह अपनी कविताएं लिखते थे, हिंदी में गजलें लिखते थे। ये उपनाम आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि पेपरों में कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं इनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा है, अभी हमें इनके बारे में बहुत सी जानकारी और देखनी है। इनके जो रचनाएं हैं वह भी देखनी है, इसलिए क्लास को जरा भी स्किप मत करिए, बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। अब देखिए, पंडित रघुनाथ राव ने भारतेंदु की उपाधि दी थी, लेकिन पहले तो इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन पंडित रघुनाथ जी ने, प्रश्न आता है कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित रघुनाथ जी ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी, और तब से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाने लगे थे। आगे देखेंगे। इतना महान व्यक्तित्व रखने वाले इस कवि की दुर्भाग्यवश क्या होता है? देखिए, अंतिम दिनों में इन्हें टीबी, क्षय रोग से ये ग्रसित थे। क्षय रोग से पीड़ित होने पर 6 जनवरी 1885 में, कब? 6 जनवरी 1885 में भारत का यह चंद्रमा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। अर्थात इनका निधन 6 जनवरी 1885 को हो गया था। इतने महान व्यक्तित्व रखने वाले, इनका समय भी यदि आप लिखना चाहें तो इनका समय था 9:45 बजे, मतलब 9:45 रात्रि 9:45 पर निधन हो गया था। इतने महान कलाकार, इतने गुण संपन्न व्यक्ति, इनको कहा जाता है। देखिए, इनके आगे भी और भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, ये रचनाएं इनकी खड़ी बोली में लिखी गई हैं। इन्होंने इतना विस्तार अपनी इतनी कम अल्प आयु में इतना विस्तार रखा है, अपनी रचनाएं इतनी अधिक लिखी हैं कि कहते हैं कि आज के टाइम पे 70 साल का व्यक्ति भी इनकी रचनाएं पढ़ नहीं पाता, जितना इन्होंने मात्र 35 वर्ष की आयु में लिख दिया है। किसी एक महान कवि ने तो इन्हें राइटिंग मशीन कहा है, क्योंकि इनके लिखने की क्षमता बहुत अधिक थी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान बहुत अधिक है। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व रखने वाली कवि थे। देखिए, इनका नाटक में भी महान योगदान है, निबंध, आलोचना, और इन्होंने कई प्रकार के
यात्रा वृत्तांत, कहानी, आत्मकथा, हर क्षेत्र में इनकी लेखनी चली है। मतलब हिंदी साहित्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जो इनसे अछूता हो। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है इतनी अल्प आयु में। देखिए रचनाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज, उर्दू आदि में भी रचनाएं की हैं। हिंदी नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, काव्य रचनाएं और भी बहुत कुछ इनके द्वारा हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। इसीलिए इनके इतने विशाल व्यक्तित्व को समझते हुए इनके नाम पर ही भारतेंदु युग आज के टाइम पर जाना जाता है। हिंदी साहित्य का एक महान विशाल काल इनके नाम से ही पहचाना जाता है, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम देखेंगे इनकी कुछ रचनाएं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और यदि आप लोगों को मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग मेरी क्लास में बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ वहाँ से और कुछ भी पढ़ें। मैं आपको इतना पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको यहाँ इस क्लास में रहने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। सबसे पहले देखते हैं इनके नाटक। रचनाओं में देखेंगे इनके नाटक। नाटक में देखिए इन्होंने वैदिक हिंसा ना भवति, वैदिक हिंसा ना भवति। अगला है इनका भारत दुर्दशा, जो प्रमुख कई बार पेपरों में पूछे गए हैं वही मैं यहाँ पर रचनाएं ले रही हूँ, क्योंकि इनकी रचनाओं का विस्तार है बहुत अधिक है, इसलिए जो पेपरों में कई बार पूछी गई हैं मैं प्रमुख रचनाओं को आपके सामने रख रही हूँ। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी ऐसा नाटक है, इनके आंसू कवि होने का यहाँ पर परिचय देता है, क्योंकि एक ही रात में इन्होंने अंधेर नगरी नाटक पूर्ण कर दिया था। इसलिए इनके आंसू कवि होने की पहचान भी हमें अंधेर नगरी से मिलती है। आगे देखेंगे भारत जननी, और कई प्रकार के नाटक हैं इनके, जैसे कि बुद्धिया सुंदर, ये भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। कर्पूर मंजरी, तो ये हो गए इनके नाटक। अब हम देखेंगे इनकी उपन्यास। उपन्यास में इनका आता है पूर्ण प्रकाश या चंद्रप्रभा। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा कौन सी? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इनकी प्रमुख आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कहानी देखते हैं, इनकी कहानी भी है। कहानी इन्होंने लिखी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। कौन सा? अद्भुत अपूर्व स्वप्न।
यह इनकी कहानी है। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। मैंने कहा ना, हर क्षेत्र में इनकी लेखनी चली है। निबंध में सबसे पहले इन्होंने लिखा था नाटक। नाटक नाम का इनका निबंध है, आप लोग याद रखिएगा, इनका प्रमुख निबंध है, पहला निबंध है नाटक नाम का। और दूसरा अगला है लेवी प्राण लेवी। निबंध के अंतर्गत ही आता है इनका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि रचनाएं सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये रचनाएं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग ये सब लिख लीजिए। और आप लोग क्लास लेने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, आज की यह क्लास कैसी रही है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। फिर नए व्यक्तित्व के साथ में, नए सामंजस्य के साथ में यहाँ पर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।